अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 46 कैफ 3 का हफ्ते वाले दिन आपको ये लेक्चर अवेलेबल हो रहा है। इसमें लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग है, 2 पार्ट्स होंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स चल रहे हैं और हम मटेरियल को होपफुली इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बहरहाल जितना भी लास्ट टाइम इस लेक्चर 1 के अंदर था मैंने उससे ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर आपको पिछले सेशन के 2 पार्ट्स मिलेंगे जिसको आपने लाजमी ले लेना है। ये लेक्चर्स लेना लाजमी इसलिए है कि जब आपकी फ़िज़िकल क्लास ओपन होनी है तो इससे आगे ही कहानी शुरू होगी, ये दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। सो प्लीज़ लेक्चर्स को लाजमी लेकर अच्छे तरीके से आइएगा। हाँ, अगर इनके अंदर क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह वो फिर हम जो है वो उनको एड्रेस कर लेंगे जब फिज़िकली मिलेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। हो गया शुरू 38 लेक्चर। बच्चे कोई नहीं आए, आने वालों को ज़रा कहना कि थोड़ा टाइम पे आया करें, बस आज इतना कह दें। क्या क्या किस चीज़ के लिए ऑफ है? कल इकबाल डे यहाँ जोशो खरोश से मनाएंगे इंशाल्लाह। मैं पिछली क्लास में कह रहा था जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे घर पे निकले, फिर घर से डूबेंगे सुबह इधर निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक पान। तो यहाँ जोशो खरोश से इंशाल्लाह बनाएंगे 9 नवंबर। ठीक है जी, हाँ जी, सही फरमाया आपने भाई। हम स्टार्ट कर चुके हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग और कल लेबर हो रहा होगा, तो आप सो लेना। ठीक है जी, क्योंकि जो सोता है वो डोंकी नहीं है वो लूज कर देता है। डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। 3 तरह के सवाल आते हैं जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिटरमिन करना या कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम प्राइस डिटरमिन करना, ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। फिर रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर का खर्चा कैश में होगा, डिसीजन की वजह से होगा। टाइप्स ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ा था हमने, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल, डिफरेंशियल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट में संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। फिर हमने बात शुरू की थी कैलकुलेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट में, और हम ओवरहेड्स और नॉन करंट एसेट्स की रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख चुके थे। ओवरहेड्स वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन हो तो वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल हैं। और फिक्स्ड एफओएच, फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं वो अगर एग्जिस्टिंग है तो इररेलेवेंट, और अगर इंक्रीमेंटल है, एडिशनल है तो वो रेलेवेंट। अल्टरनेटिव नेम्स थे कि आपको एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, पोर्शन अप्लाइड लिखा हुआ मिले या जनरल लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग होता है, और अगर इंक्रीमेंटल, स्पेसिफिक, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब एडिशनल होता है। फिर नॉन करंट एसेट्स पे आए थे, और कल फिर मैंने डरते डरते ये लिख ही दिया था, हालांकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। असल में दिल इसलिए नहीं कर रहा था कि जब सवाल में जाएंगे तो सीख ही लेंगे। हमने 24वें सवाल में सीख ही लिया था ये, तो यहाँ पे ना लिखूँ, लेकिन फिर आप लोगों के शदीद तरीन इसरार के ऊपर मैंने ये लिख दिया था। ठीक है, कि अगर आपको अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर एक एसेट रिक्वायर्ड है, अगर तो आप अपना वो एग्जिस्टिंग एसेट यूज, कोई एग्जिस्टिंग एसेट यूज करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसकी कंप्यूटेशन, उसकी बुक वैल्यू वगैरह, इन सबको क्या करना है, इग्नोर। क्या चीज रेलेवेंट हो सकती है? रेलेवेंट कॉस्ट हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर कोई थी वो आप फोरगो कर दें। वो पर अगर 2 या 3 ऑप्शंस आ जाए तो जो सबसे बड़ी फिगर होगी, जो सबसे हायर होगी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो फोरगो करनी है। लेकिन साथ में अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फोरगो हो रही हो और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी अवेलेबल हो तो फिर आपने इन कॉस्ट में से लोअर कर लेना। तो ये इस तरह से लंबी कहानी थी। बहरहाल फिर मेरा दिल कर रहा है कि लोअर को हटा दूं, इसको हटा दूं और यूं लिखूं एग्जिस्टिंग एसेट के लिए तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन ही होती है रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन चले, समझ आ गया था ना, बहुत टाइम लगाया था कल इसमें हमने। ओके, और अगर आप अपना एसेट, असल में यूं ही याद रखें, एग्जिस्टिंग एसेट है तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन। वो अगली बात है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन भी आ रही थी और उसी को रिप्लेस भी कर सकते थे, तो आपने कहा यार फिर सस्ता काम कर लेते हैं ना, ये इस तरह से है। ठीक है, तो याद यही रखें, एग्जिस्टिंग एसेट है तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन। और अगर आपने अपना एसेट यूज नहीं करना बल्कि किराए पे एसेट लेना है, बड़ी तरक्की होगी आज तुम्हारी। कितने दिनों बाद आए हो? अच्छा, ओके, तो फिर भी आज आना नहीं बनता था,
अटेम्प्ट को लगे हुए बहुत मुद्दत गुजर चुकी है जी। तो अगर आपने अपना एसेट इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आपने एसेट किराए पे ले लिया तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो आपने किराया पे किया। ठीक है, अब इसमें भी आगे सिचुएशन बन सकती है। सवाल में हमने देखा था कि किराए पे ले रहे थे लेकिन फिर कुछ अरसा इस्तेमाल होना है, कुछ अरसा वेला होना था, किराए पे दे भी रहे थे तो नेट कर लिया था। वो सिचुएशन के हिसाब से है, जनरल रूल यही है। ठीक है, और अगर आप नया एसेट खरीद लें तो दुनिया कॉस्ट अकाउंटिंग में तो फॉल इन मार्केट वैल्यू रेलेवेंट कॉस्ट है, लेकिन आईकेएफ की दुनिया के अंदर ये भी चलता है। तो दोनों ज़हन में रखें। अगर सवाल में लाइफ गिवन होगी तो हम डेप्रिसिएशन को, नए एसेट की डेप्शन को रेलेवेंट कॉस्ट कहेंगे, और अगर फॉल इन मार्केट वैल्यू होगा, चेंज इन मार्केट वैल्यू होगा तो फॉल इन मार्केट वैल्यू को रेलेवेंट कॉस्ट ले लेंगे। यहाँ तक को मसला। फिर इसके साथ 2-3-4 सवाल भी कर लिए थे, कोई मसला उसमें। अब वो सवाल आप जो तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, ये जब पूरा सवाल बनेगा तो उसके अंदर हर एक के एक 2-2 एडजस्टमेंट्स होंगी। ठीक है, चले। फिर हमने बात शुरू की थी कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है और हमें उस पर कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है तो उस मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने उसमें आपको कहा था 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। आप मटेरियल जो यूज़ होना है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो खुद बना रहे हैं, या खुद नहीं बना रहे हैं तो बाहर से खरीदना पड़ेगा। अगर तो आप वो मटेरियल खुद बना रहे हैं और आपको वो मटेरियल यूज़ करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो क्या करेंगे? ज़रूरत है मटेरियल की, खुद बनाते हैं तो क्या करेंगे? बना लेंगे। पहली बात है ना, आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल आप खुद बनाते हैं तो फिर बना लेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ बनाना अकेला नहीं, ठीक है, बनाने की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, ये आपकी क्या बन जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आपको एक वो मटेरियल जो है, एक यूनिट वो कितने में पड़ता है, तो आपने उसके अंदर क्या लेना है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, इसके लिए प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है, मैंने साथ में बोला इस सवाल में जाके हो ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये मटेरियल आप खुद भी बनाते हैं, ये बाहर के लोग भी बना रहे हैं। आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल चाहिए, खुद बनाए तो लेट्स से 100 रुपए का बनता है एक यूनिट, और बाहर से यही आपको 85-90 रुपए का मिल रहा है, तो फिर 100 वाला नहीं, क्योंकि जब भी कॉस्ट होंगी तो, और जब भी इनकम्स होंगी तो हायर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सही है, यहां तक को मसला। मसले तो बाद में शुरू होंगे, सवाल आएंगे तो चलें। खैर, अच्छा जी, आपको मटेरियल चाहिए अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो मटेरियल आपने खुद नहीं बनाया या बनाते खुद नहीं है, बल्कि आप उसको बाहर से खरीदते हैं। अब अगर आपको बाहर से खरीदना है, ठीक है, आउटसाइड सप्लायर से खरीदते हैं, तो आगे फिर इसकी कुछ सिचुएशंस हैं, ब्रॉडली 3 सिचुएशंस हैं, और तीसरी में फिर आगे वक्त पड़ना है। तो मैंने अपना फुटा कड्डा और एक लंबी सी लाइन खींच दी, इतनी भी लंबी नहीं है वैसे, लेकिन खींच दी। अगर आप मटेरियल बाहर से खरीदते हैं, नॉर्मली जो मटेरियल आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, पहले देख लो ना क्या बनना है, पहले बना लो कि गड़बड़ हो जाएगी। देख लो अभी इधर पता है क्या होना है, एक इधर आना है, फिर एक इधर आना है, फिर एक इधर आना है। जो इधर आना है ना उसमें फिर पता नहीं क्या कुछ आना है, इसलिए सबर कर दो, थोड़ा सबर कर दो। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन तो नोट एंड पे कर, तस्वीर खींचना घर पे नोट कर लेना, कोई मसला नहीं। ओके, साथ साथ भी करना, लेकिन कोई बात नहीं है, पहले फिर प्लान कर लो इसको। ये कोई जो वो क्या कहते हैं, पीस ऑफ केक नहीं है ये मटेरियल, ठीक है ना, कि आप ऐसे फटाफट बना लेंगे, थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। इसने सही किया काम। अच्छा सुने, अब आपके कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ, आपको उसके ऊपर मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो मटेरियल आपने बाहर से खरीदना है। ठीक है, अब अगला सवाल आप करेंगे, आपने बाहर से खरीदना है और मटेरियल जो है वो आपके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर मटेरियल रिक्वायर्ड है, बोलो, आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? खरीद लें। भाई सादा सी बात है, भाई सादा बात सादा ही होती है। आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल आप बनाते नहीं है, आपने खरीदना है। अगर वो मटेरियल खरीदना है और आपके पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? खरीद लें यार जाके, मसला क्या है? तो परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। ये पहले मैंने आपको बताया कि क्या करो, जैसे ये मैंने लिखा था प्रोड्यूस इट इन हाउस, यहां पे परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर।
अच्छा जी, अच्छा फिर ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये करें। ये तो मैंने आपको कहा ना कि ये आप करें, परचेज कर लें आउटसाइड से। अब मेरा सवाल है आपसे, अगर आपने इसको आउटसाइड सप्लायर से परचेज करना है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी इस मटेरियल की? जितने का खरीदोगे वो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कह लूं मैं करंट परचेज कॉस्ट, करंट परचेज कॉस्ट, ओके। एग्जाम्पल 1, जी बेटा, जी वो तो आपका इन्वेंट्री वाले रूल्स अपनी जगह पे हैं। एग्जाम्पल 1, ये कौन सी एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नहीं है ये, उनके अलावा एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे अब बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं एक डिब्बा अपना, जिसको मैं निशानी कहूँगा, ये मेरा स्टॉक है, ठीक है ना, और सही है। देखा मेरे स्टॉक का डिब्बा, ये टोकरी है मेरी, ये मेरा स्टॉक है, स्टॉक वाला स्टोर है मेरा, ठीक है। अच्छा चलो अब स्टोर बन गया। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है। उस पर मुझे एक मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल ए, ठीक है। लेट्स से ये कोई भी चीज़ हो सकती है, केजीज में है, ठीक है। चलो तो मटेरियल ए मुझे चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना ही मैं कहूँगा मेरे पास पड़ा है, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं आपको इससे। मटेरियल ए रिक्वायर्ड है और ये मटेरियल ए मेरे पास स्टॉक में, ये मेरा स्टॉक है, डिब्बा है, ठीक है। तो मटेरियल ए मेरे पास पड़ा हुआ है, मटेरियल ए इज अवेलेबल इन स्टॉक, ठीक है। ये क्या है, बल्कि नहीं है, ये तो इजी है, जाने दो, ये तो सिंपल है, इसके ऊपर एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल 1 लिख ही रहे, आएगी, ये तो बहुत सिंपल है, इसको क्या करूँ। मटेरियल ए चाहिए, मटेरियल ए स्टॉक में मौजूद नहीं है, बाहर से खरीद ले, कितने का पड़ा, जितने का खरीदा आपने। अब जाए भाई कह रहे थे बीच में कैरेज डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे भाई, वो इन्वेंट्री कॉस्ट वैसे ही निकलेगी जैसे आपने सीखी हुई आज से, बचपन से आज तक, ठीक है, कि आपको इन्वेंट्री आप तक लाने के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। चलिए छोड़ें इसको साइड पे करें, ठीक है। मटेरियल आपके जरूरत है, आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बाहर से खरीदना है, स्टॉक में पड़ा हुआ नहीं है तो खरीद लें, क्या रेलेवेंट कॉस्ट है, करंट, ठीक है। अच्छा दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, मटेरियल आपका जो रिक्वायर्ड है वो आप खुद नहीं बनाते बल्कि आप आउटसाइड सप्लायर से परचेज करते हैं, ठीक है जी। और मटेरियल जो है वो अवेलेबल है स्टॉक में, क्या बोला मैंने, मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में। लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि जो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया है इस पे जो मटेरियल चाहिए वही मटेरियल हम रेगुलरली अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी हमारी फैक्ट्री में जो दूसरे काम चल रहे हैं, रूटीन की प्रोडक्शन चल रही है, ये मटेरियल उसमें रेगुलरली यूज हो रहा है और वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चाहिए। अब छोड़ो रूल्स को, कॉस्ट अकाउंटिंग, मुझे आप बताओ कि अगर आपकी प्रोडक्शन के अंदर एक मटेरियल रेगुलरली यूज हो रहा है, भाई आपका पहला दिन और आप पता नहीं क्या देख रहे हैं नीचे, मेरी तरफ देखें, ठीक है। अगर आपका, क्या कह रहा था मैं, पहला दिन नहीं है, उससे पहले क्या कह रहा था, अगर आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल चाहिए और वही मटेरियल आपकी प्रोडक्शन के अंदर ऑलरेडी रेगुलरली यूज हो रहा है, तो स्टॉक में पड़ा भी है और रेगुलर यूज में भी है। अब वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल चाहिए तो आपके जहन में क्या आता है, क्या करना चाहिए, स्टॉक से उठा लें या उसको ना छेड़ें और बाहर से इसके लिए अलग खरीदें? कौन कौन कहता है स्टॉक से उठा लें, कौन कौन कहता है पड़ा है, अगर हाँ पड़ा है तो स्टॉक से उठा लें, कौन कौन कहता है कि स्टॉक वाले को चलने दें अपनी जगह पे और कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से खरीदें? अच्छा, कम होना कभी भी गलत नहीं साबित करता आपको, जो कम थे वो सही थे। अब सुने, कॉस्ट अकाउंटेंट से कहते हैं कि जो आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन चल रही है उसको मत छेड़ें,
उसको ना छेड़े, वो अपनी जगह कायम रखें। वो तो आपका नॉर्मल प्रोडक्शन साइकिल एक चल रहा है, आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें चाहिए, आप उस तरतीब को ना छेड़ें। ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहे आपको मटेरियल जो चाहिए वो अवेलेबल भी है स्टॉक में, अगर वो रेगुलरली यूज कर रहे हैं आप, तो उसको वहीं पर होने दें यूज। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाहर से प्रोक्योर करें, स्पेशली परचेज करें, और रेलेवेंट कॉस्ट विल बी दैट कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी कि रूल सेम हो गया। ठीक है, लेकिन कहानी जरा लंबी हुई। कहानी क्या बनी? मटीरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक, ना मैं यही तो कह रहा हूं, अपनी प्रोडक्शन को ना छेड़ें, नॉर्मल प्रोडक्शन को ना छेड़ें। ठीक है, लोअर तो तब होता जब ये यूज ना। आगे चलते हैं बेटा, वो तो हम प्रोडक्शन कर रहे थे ना, हम मटेरियल खुद बनाते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो हम खुद बनाते हैं और बेचते हैं। वो बनाने की बजाय, बनाकर बेचने की बजाय हमने कहा चलो बनाकर इधर इस्तेमाल कर लें, तो उसमें ऑप्शन था, वो डिफरेंट चीज़ है। नाउ प्रोड्यूस्ड इज ओवर। मुझे मटेरियल चाहिए, मैं खुद बनाता हूं, ये रूल यहां पे लिख दिया, ये ओवर। अब मैं इस इलाके में आ चुका हूं, मैं खुद नहीं बनाता हूं, तो अब वो और ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? ठीक है, ओके। क्योंकि बेटा हमें कॉस्ट क्या पड़ी? हाँ, वो अलग बात है कि हो सकता है हम इसको बनाकर बेचते हो तो फिर कंट्रीब्यूशन लॉस की तरफ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अभी सिर्फ मैं बना रहा हूँ, ये बना के हो सकता है मैं आगे किसी चीज़ में यूज़ ही करता हूँ, तो इसकी कॉस्ट ही रेलेवेंट है। ठीक है, हाँ, बेचेंगे भी सही, टेंशन न लें। अभी फिलहाल तो मटीरियल जो है चाहिए वो मैं बनाता हूँ, बना के बेचता हूँ या नहीं बेचता हूँ ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, ना बताना है, सवाल में देखेंगे। ओके, सही है। तो बनाता हूँ तो बनाना कॉस्ट मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है, अगर बना लेंगे तो। ठीक है, अगर बनाता नहीं हूं, खरीदता हूं, तो फिर खरीदना कॉस्ट रेलेवेंट। कब? जब मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, बाहर से जाके खरीद लेंगे। दूसरा केस, ये भी अच्छा नॉर्मल सादा केस है तो अवेलेबल, वो रिक्वायर्ड मटेरियल है तो अवेलेबल स्टॉक में, लेकिन रेगुलरली यूज हो रहा है मेरी प्रोडक्शन में, तो फिर रेगुलर रूटीन काम को मत छेड़ो, उसको चलने दो, अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर नया खरीद के लाओ, रूल विल बी सेम। तो मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक, लेकिन मसला क्या है? बट अवेलेबल इन स्टॉक है, बट साहब, बट इट इज रेगुलरली यूज्ड। रेगुलर वो जो फैक्ट्री चल रही है, जो रूटीन में हम काम कर रहे हैं, सारा साल मशीन चलती रहती है, सारा साल ये इस शक्ल के एसी बनाती रहती है। तो जो अलग शक्ल का एसी बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट आया है ना, उसके लिए हम अपने स्टॉक के अंदर पड़े मटेरियल को ना छेड़े। अपनी प्रोडक्शन को कौन डिस्टर्ब करता है? ठीक है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो पता नहीं एक्सेप्ट होना है नहीं होना है, होगा तो फिर पता नहीं आगे किस तरह से फ़ायदा देगा नुकसान देगा, अपने काम को क्यों छेड़े रूटीन वाले को। ठीक है, ये तो बोल रहा हूँ मैं कि मटीरियल तो अवेलेबल है, लेकिन इट इज़ regularly used by entity, it is regularly used by entity। जी अगर आप ऐसे ही आ रहे हैं और उसने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही गए तो सर फिर स्पेशल क्यों जाएंगे? वही जो बेटा, फिर स्पेशल तो वही होगा ही नहीं ना बेटा, वो स्पेशल फिर वो स्पेशल होगा नहीं। अगर वही चीज़ का ऑर्डर आया तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, हाँ, फ्रिज का आ सकता है। जी सही कह रहे हैं भाई, वही चीज़ तो चल रही है ना। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है कि ये रूटीन में हम काम नहीं करते हैं, एक हमें कॉन्ट्रैक्ट आया बस उसको वैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सब्र कर जाएं, वैसे मेरा ये मशवरा है। अगेन, जैसे पहले आप लोग सीख गए, यहाँ पे भी सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने तुरंत नहीं देंगे, डंगियाँ दे जाते ने। अच्छा, मटेरियल तो अवेलेबल है स्टॉक में, लेकिन वो एंटिटी रेगुलरली यूज कर रही है, तो फिर हमने क्या करना है जी? अपने रेगुलर रूटीन वाले काम को डिस्टर्ब नहीं करना। अब इधर देखना, जरा देखियो, ये इतनी देर मैंने लिख भी लेना था जितनी देर मैंने कॉपी पेस्ट किया, पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ट्रीटमेंट इज सेम टू सेम। ठीक है, ट्रीटमेंट इज सेम टू सेम। अगर मटेरियल आपके पास स्टॉक में मौजूद है, और पहली बात, मटेरियल आपको जो चाहिए वो आप खरीदते हैं और स्टॉक में नहीं है, तो जाएं खरीदें। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ परचेज। आपके पास आपको जो मटेरियल चाहिए
जो आप बाहर से खरीदते हैं, इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए, बाहर से खरीदते हैं, लेकिन वो आपके पास स्टॉक में पड़ा है, पर बोलो आगे, रेगुलरली यूज करते हैं आप उसको बाकी कामों में, तो फिर जो पड़ा है उसको उसी काम में यूज करो। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करो, इसको आउटसाइड से परचेज कर लो। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा फैला लें। मटेरियल इज, जी चलें छोड़ दें, तो मेरी सेटिंग है आपकी तस्वीर के लिए। आपको ये बात समझ आ गई है? मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक बट इट इज रेगुलरली यूज्ड। बाद में ना वो नीचे जाके फिर तस्वीर ही नहीं आनी। आपको मैंने वादा किया हुआ तस्वीर वाला, यूज्ड बाय एंटिटी। ठीक है जी, लें जी, तो फिर क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाज़ार से जाके मटेरियल ख़रीदेंगे और रेलेवेंट कॉस्ट होगी ख़रीदने की कॉस्ट। ठीक हो गया जी? तो सही है, कुछ थोड़ी थोड़ी बात पकड़ में आ रही है? अगर आ रही है तो फिर हुण मशकां कस लो, बेल्टें बांध लें, आपका हवाई जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार है। और वो क्या सिचुएशन है, सबसे आसान यही दो थे। पहला, मटेरियल चाहिए बाहर से, मैं बार बार पढ़ाता हूँ ताकि याद हो, मटेरियल चाहिए था, बाहर से ख़रीदते थे, नहीं पड़ा ख़रीद लें, पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज़ में है, पड़ा रहने दो, इसके लिए ख़रीद लें। ठीक है, लड़ाई कहाँ पे शुरू होगी? पानीपत की जंग कहाँ छिड़ेगी? पानीपत की जंग यहाँ छिड़ेगी। मटेरियल material is available, material is available in stock, in inventory, material is available in inventory but it is regularly used। वो तो फिर इधर चला जाता, पीछे स्टॉक लिखा तो यहाँ भी स्टॉक लिखो। मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक एंड it is not regularly used, it is not regularly used by the entity। बात समझ आई? यहां पे ऐसे लिखे एंड इट इज नॉट रेगुलरली यूज्ड बाय द एंटिटी। हाँ भाई, अब आपके वाले सवाल सारे रेलेवेंट होंगे जो आप मुझे छेड़ रहे थे बार बार। यहां तक कोई मसला नहीं है। मटेरियल चाहिए, खुद बनाते हैं, बनाने की कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, दफा करें इसको। वो वाली बात ऐसे ही एडिशनल है, कभी आ जाए तो देख लेंगे। फिलहाल सादा बात, मटेरियल चाहिए, खुद बनाते हैं तो बनाएं, रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे चलें, बनाते नहीं हैं, खरीदते हैं, तो फिर देखें मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में, अगर नहीं है तो खरीद लें, सिंपल। मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में लेकिन रेगुलरली यूज हो रहा है तो समझो आपके लिए नहीं है, आपके वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, आप जाके इसको भी खरीद लो। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ परचेज, करंट परचेज कॉस्ट। ठीक है, लड़ाई कहां पे शुरू होती है? मटेरियल अवेलेबल भी है और मटेरियल रेगुलरली यूज्ड बाय एंटिटी भी नहीं है। अब आपका ख्याल क्या है? मटेरियल पड़ा भी है, मटेरियल हमारे पास पड़ा भी है, यानी जो मटेरियल चाहिए स्टॉक में पड़ा भी है, रेगुलरली यूज्ड बाय एंटिटी भी नहीं है, तो क्या दिल में आती है, क्या करना चाहिए? यूज कर लें, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लें। क्या ख्याल है? तो पहले तो ये बताओ कि करना क्या चाहिए? यूज इट ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो तो देखते हैं बेटा, पता नहीं क्या कुछ होगा अभी। तो यूज इट ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल परचेज करते हैं, जो चाहिए वो परचेज करते हैं, लेकिन ऑलरेडी शायद ये कब पड़ा होता है? नॉर्मली ऐसा होता है पिछले किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ओवर बाइंग हो जाती है हमारी, ठीक है, तो वो उसकी वजह से को बचा खुचा स्टॉक पड़ा होता है। ये वो सिचुएशन होती है, क्योंकि रेगुलर यूज वाले तो इधर चल रहे होते हैं, उनको तो छेड़ते ही नहीं है। तो ये मटेरियल जो आपको चाहिए और रेगुलरली यूज नहीं हो रहा होता, ये दरअसल क्या होता है? ये कोई पास्ट की ओवर बाइंग होती है नॉर्मली,
किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से बच गए, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट पहले आए तो उनमें खरीदा था, कुछ बच गया। जैसे मैंने मिसाल दी थी, आपको चाहिए 40 मीटर तार इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन रोली 60 मीटर का मिलता है, तो आपने वो खरीदी होगी 40 मीटर के लिए, खरीदना पूरा 60 पड़ा होगा, 40 आपकी लग गई होगी, बाकी 20 पड़ी होगी, ठीक है ना। तो वो तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में सारा 60 आपने कॉस्ट ले लिया होगा, इसलिए अब यहां पर देखेंगे क्या बनता है। खैर चलें, छोड़ें इस बात को, यूज करो इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ये तो पहले आपको मैंने अर्ज किया, ठीक है। अब अगली सिचुएशन 1 बाय 1 देखनी पड़ेगी। मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में, और मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में और रेगुलर यूज में भी नहीं है। मैं अब मिसाल पे आता हूं, ठीक है। मेरे पास मटेरियल ए के 2000 यूनिट्स पड़े हैं, मीटर, लीटर, केजी जो भी है, बस यूनिट्स हैं, ठीक है। 2000 यूनिट्स मेरे पास मटेरियल ए के पड़े हैं, ठीक है जी। विच वर परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹250 पर यूनिट। कभी पहले किसी जमाने के अंदर ये मैंने खरीदे थे और मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। अब जरा मैं अपने स्टॉक वाले डिब्बे को छोटा कर लूं, एग्जाम्पल असल में काफी है, ठीक है। चलो भाई, डिब्बे पैक हो जाओ इधर जाके। ओ जी, वही करने लगा हूं, नजर लग गई कुछ लोगों की, जो ये देख रहे होते हैं, देख खुद कैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और हमें मुसीबत पड़ी हुई। अब मटेरियल, ये मेरा स्टॉक का डिब्बा है, पता है ना, ये तो पता है ना, ठीक है। ये मेरे स्टॉक का, ये मेरा वेयर हाउस है, ये मेरा गोडाउन है। इसमें मेरे पास 2000 मटेरियल ए के यूनिट्स पड़े हैं, जो मैंने कभी खरीदे थे 250 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। पड़े हैं तो मतलब अभी यूज नहीं हुए तो पड़े हैं। और ऊपर क्या लिखा हुआ था, रेगुलर यूज में नहीं है, शायद ओवर बाइंग होगी। तो पहली बात, ये 250 रुपए का क्या करूं, ये क्या है, संक कॉस्ट है, ये तो संक कॉस्ट है, इसलिए ये तो कभी भी रेलेवेंट। मेरे पास स्टॉक में मटेरियल पड़ा है जो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकता हूं, और ये मेरा रेगुलर यूज में नहीं है, तो मैं इसको यूज कर लूंगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी ये परचेज प्राइस जो है, इसकी प्रीवियस जो परचेज जब मैंने की थी, वो मेरे लिए रेलेवेंट होगी, क्योंकि ये क्या है, संक कॉस्ट। अब अगला सवाल पैदा होता है, अगर ये पड़ा है तो क्या इसका, पहला सवाल मैंने क्या किया, भाई मटेरियल पड़ा है, ठीक है जी। अच्छा, पहला सवाल, भाईजान क्या इसका कोई अदर यूज है, एनी अदर यूज? एनी कहते हैं नो सर, मुझे तो लिखने तो हो सकता है, मैं कहूं है। एनी अदर यूज, एनी अदर यूज, एनी अदर यूज, मैं कुछ भी कह सकता हूं, नो, कोई और यूज नहीं है। ये सवाल इस तरह से होगा, ये मेरी एग्जाम्पल 1 है असल में, एग्जाम्पल 1। ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, यूं बना लें जरा, इधर देखें, अगर हम यूं बना लें कि मटेरियल चाहिए, खुद बना सकते हैं, ऐसा ही है, खुद बना सकते हैं पहला ऑप्शन, या खरीद सकते हैं दूसरा ऑप्शन। बनाने वाला तो गया, हवा हो गया, खरीदने वाले पे आए। खरीदने वाले में नंबर 1, कहीं नहीं पड़ा स्टॉक में तो जाके खरीद लें। नंबर 2, पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज में है तो फिर भी जाके खरीद लें। नंबर 3, पड़ा है रेगुलर यूज में भी नहीं है तो फिर इसको यूज करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। तो इस 3 में एक सिचुएशन 1 है इस वक्त जो मेरे सामने है। ये क्या है, ये मैं बाद में अंग्रेजी लिखूंगा, पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ये मेरी असल में क्या चल रही है, 3-1 एग्जाम्पल किसकी है जी, 3 के 1 की। ओके डन, 1 बाय 1 एग्जाम्पल अलग सफे पे लिखो, फिर ये रेफर कर लेना, ठीक है ना, बाद में उसको बना लेना, बहुत सिंपल। कोई अदर यूज है जी, मैंने कहा सवाल मेरा है ना, नहीं। उसके बाद क्या ये आपने पूछा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप
क्या ये स्क्रैप के तौर पे कबाड़िए को बेच सकते हैं? कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप? जी, ये दूसरा सवाल आपने पूछा, मैंने कहा नहीं। हाँ, मेरा पहला सवाल है, दूसरे में वो कर लेंगे, दूसरे में वो भी आएगा। फिलहाल पहला सवाल, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल चाहिए, स्टॉक में मौजूद है, रेगुलरली यूज नहीं हो रहा है, तो यूज करो इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। रेगुलरली कहीं अच्छा, रेगुलरली तो यूज नहीं हो रहा था, कोई और इसका यूज है नहीं। क्या कबाड़िए को बेच के को पैसे आ सकते हैं? नहीं। फिर तो मौजे, यूज भी करेंगे और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील नील नील। क्या खोया? क्या पाया? खोया पाया। पाया खाने वाला नहीं, खोया खाने वाला नहीं। जी इधर देखो, ये तो हो गई संक कॉस्ट। अब ये पड़ा है, ना तो इसका कोई और यूज है, ना इसको कबाड़िए को बेच सकते हैं, वह वेला पड़ा है। तो ये तो मौजें लग गई, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, शुक्र है, उसमें इसको यूज करेंगे। इसकी कॉस्ट इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब यूं सोचो, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि शायद ये वो 6000 मीटर 6000 वाला बंडल आया था, जिसमें से 4000 मेरे पिछले कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो गया था और 2000 पड़ा है। अब खुद सोचो ना, उस वक्त हमने क्या डिसीजन लिया होगा कि ये मटेरियल कॉस्ट रेलेवेंट है पूरी की पूरी 6000। उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा होगा देखो ना, हमें 6000 से कम पे मिल ही नहीं रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरा 6000 खरीद लाए थे, तो वहां पे तो वो कॉस्ट बन गया था। अब वो सारा तो वहां कॉस्ट बन गया था, ये 2000 पड़ा है, फिर यहां पर क्या कॉस्ट बनी? ये तो संक कॉस्ट होगी, ये तो संक कॉस्ट होगी, कोई और यूज है तो हम कुछ खो भी नहीं रहे। इसको इस पर यूज करें तो हमने क्या खोया और क्या पाया? मुफ्त में मटेरियल मिला। तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी, अभी तो देखो मैं ये कह रहा हूं, ये जनाब ये मेरा क्वेश्चन हुआ करेगा। क्वेश्चन में ऐसे आएगा, वन ऑफ द कंपनी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स अ मटेरियल ए, 2000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए। मैं फिलहाल बिल्कुल ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसे होगा कि 2000 पड़े होंगे, 4-5000 चाहिए हुआ करेंगे, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल रूल तो पढ़ लेना। तो फिलहाल बिल्कुल आइडियल सिचुएशन बना के चल रहा हूं। क्या मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ उसमें मुझे 2000 यूनिट्स चाहिए मटेरियल ए के, तो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स 2000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए विच आर ऑलरेडी, सवाल इस तरह से होगा के अंदर पर्चों में, ठीक है, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन स्टॉक, it was purchased some months ago at 250 per unit, ठीक है। now it has no alternative use and no scrap value, full stop, question is over। अब मेरा आंसर शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज, मुझे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल, मैं जोर इस पे ज्यादा इसलिए लगा रहा हूं कि यहां से टोन सेट होनी है। जब टोन सेट हो जाएगी तो फिर तो आगे बस सिचुएशंस हैं 3 और इसके अलावा, खत्म कहानी, ठीक है। लेबर कल करेंगे, ये नहीं मैंने चारों टायर उत्ते कराने में, आज करेंगे, 2-4 सवाल करूंगा, 2-4 आप होमवर्क में करेंगे इंशाल्लाह, इसको हजम करेंगे, फिर कल लेबर, फिर खत्म रेलेवेंट कॉस्टिंग, फिर पास पेपर करेंगे इसके इंशाल्लाह मंडे से इंशाल्लाह। अब सुने, सवाल खत्म। अब मेरे सामने सिचुएशन क्या है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया, मुझे इस पर मटेरियल चाहिए जो अवेलेबल, जो कि मैं परचेज करना है, मैं बनाता नहीं हूं, परचेज करता हूं, ठीक है, मैं परचेज करता हूं, कितने गया, मैं परचेजता हूं, और ये रेगुलर अवेलेबल भी है और रेगुलरली यूज नहीं हो रहा। तो पहला क्या डिसीजन है हमारा, यूज इट ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं यूं लिखता हूं, क्या करें जी, डिसीजन क्या बना हमारा, यूज इट ऑन, ये ऐसे, यूज फ्रॉम स्टोर, यूज फ्रॉम स्टोर, जहां समझना है बता देना, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेंटिंग का उस्ताद लग जावा ना कभी, हैं जी बेटा, ओहो अब ये ज्यादा मसला हो गया है जी, यूज इट ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो आप इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लो। अब अगली लड़ाई पड़ती है क्या जी, कि अगर यूज करना है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, बोलो जी, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील। रेलेवेंट कॉस्ट जो मैंने अब पर्चे में इस्तेमाल करनी है वो क्या होगी, नील, ठीक है। क्यों नील होगी, समझ आती है बात की। बस अब ऐसे ही सवाल चलते जाएंगे। तो सबसे पहला रूल क्या बना मेरा, मुझे परचेज करना होता है सप्लायर से, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल है, इसको मैं वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर रहा हूं, लेकिन सिचुएशन क्या है, ये कहीं और बिक नहीं सकता, कैन नॉट बी सोल्ड
एज स्क्रैप और ना ही इसका कोई और अदर यूज़ है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड एल्सवेयर, हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज, कैन नॉट बी यूज्ड एल्सवेयर। कोई अंग्रेजी भी लिख लो, अपने अल्फाज में लिख लो, मुझे उससे मसला नहीं है, ठीक है। तो भाई समझ आ रही है कहानी की कि सबसे पहली बात, मटेरियल स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है, तो यूज कर लो भाई। हम फिर अगली बात फिर आपने पूछी थी क्या सर उसका कोई अल्टरनेटिव यूज, असल मतलब मसला क्या है, जब अल्टरनेटिव यूज होगा तो हम कहेंगे जरा देखो वहां पे कितना फायदा देना था, फिर अपॉर्चुनिटी वाला चक्कर आएगा, कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, ठीक है ना। फिलहाल तो आपने पूछा सर को अल्टरनेटिव यूज, मैं कहा नहीं वेला पड़ा है सर कबाड़िया ले जाएगा, नहीं कोई चक्कर ही कोई नहीं है, तो फिर यूज करो इसको और रेलेवेंट कॉस्ट कितनी लो, बस ये जनाब आपकी एग्जाम्पल बन गई पहली, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील। कब बनाए हैं, मैंने खरीद के रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, बनाने वाले फिर तुम बनाने वाले की तरफ चले गए यार। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील, कॉस्ट ना बचन नहीं सानू, विल बी नील। नाउ एग्जाम्पल 3.1 समझ आ रही है अब कैसे चलेंगे हम। वो तो सीधे थे ना, तो सीधे में क्या, ये थोड़ा सा था ट्रिकी, लेकिन ये काम आपने पहले सीखा हुआ, जब कभी सवाल में आएगा तो वो कॉस्ट को ऐड करके कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल लड़ाई यहां पे चल रही है, इसके अलग अलग सवाल मौजूद है, लेकिन मैंने कहा यार वो सवाल आप करें ना, मतलब प्रैक्टिस करिए तो कुछ छोड़े ना, यहाँ पे अगर मैं साथ साथ कराता हूँ तो फिर आप घर पे क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, पहली सिचुएशन, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी, बल्कि मैं यूं करता हूं, थोड़ा टेबल बनाए ना, ताकि आपको सवाल के अंदर, जैसे वो सवाल के अंदर आपका होता है ना सिचुएशन, वैसे ही बन जाए। जरा इसको स्मार्ट कर लेना थोड़ा सा, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा था, मैं की करा, एनका लगाओ, ठीक है। यूज करो इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ओके डन। अच्छा अब यूज तो हम कर लें, लेकिन इसका असर कैसा पड़ेगा, सवाल कैसा नजर आएगा जी हमारा, मैंने कहा जी अभी बताता हूं। जो आप इवैल्यूएशन कर रहे होंगे उसका टेबल बनाते हैं ना आप, और बोलो इवैल्यूएशन का टेबल बनाते हैं, तो ये जनाब आपका टेबल बना होगा जिसमें आप रुपीस ले रहे होते हैं, तो आपने यहां पर लेना होगा रेलेवेंट कॉस्ट, आरसी लिख दूं, आरसी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए, आपका क्या आएगा, नील। अब बात समझ आई है, इसका मतलब क्या है कि मैं जो नील कह रहा हूं, तो जो आपकी वैल्यूएशन चल रही है उस वर्किंग में रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए क्या हो जाएगी, नील। गॉट इट। यानी अगर सिर्फ ये एक ही मटेरियल लग रहा होगा तो आपके इस टेबल के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट, 2-3 मटेरियल तो अलग अलग लिख लेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए क्या आएगा, यहां पर कुछ नहीं आएगा, जीरो। समझ आई बात की, कुछ समझ आ रही है, शुक्र है कुछ आ रही है। ओके अगली सिचुएशन क्या है, एग्जाम्पल ये समझ आ गई। अगली एग्जाम्पल, इसको ना इधर ले जाते हैं, फिर उससे आगे भी इधर ही चलेंगे, एंड सो ऑन। तो बाद में मैं तस्वीरें खिंचवा दूंगा आपको 1 बाय 1 करके। लें जी, एग्जाम्पल अगली शुरू हुआ चाहती है जी, ठीक है। अब मैं इस सवाल को बदल रहा हूं, डेटा बदलना तो बदल लो। मटेरियल बी हमें चाहिए, मटेरियल बी भी चाहिए हमें, और मटेरियल बी के लेट से कितने यूनिट्स पड़े, 1500, चलो 500 1500 एक ही बात है, पहले 1500 सुनाई दिया है। विच वर परचेज्ड एट लेट से 350। मैंने लाल भी अभी नहीं काटा, ठीक है। अब इसका कोई अदर यूज है, मैंने कहा जी नहीं। पहली बात तो वही है, हमें वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल बी चाहिए, ये हम खरीद सकते हैं, बनाते नहीं हैं, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है, मेरे डिब्बे में पड़ा है, ठीक है। इसका कोई और यूज रेगुलरली यूज नहीं होता,
ठीक है, रेगुलरली यूज नहीं होता, वो पहली बात कर लिया मैंने, वो ऊपर लिखी हुई है, ये देखो, ये कितने गया, ये देखो मटेरियल अवेलेबल है लेकिन रेगुलरली यूज नहीं हो रहा, ये पहले डन हो गया। ठीक है, तो अब हम आए भाई रेगुलर यूज नहीं है तो कोई अल्टरनेटिव यूज है, कोई और यूज, रेगुलर यूज में नहीं कोई और यूज। मैंने कहा, मैंने आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं कोई और यूज नहीं। मैंने कहा सर को कबाड़िया खरीद लेगा? हाँ ये हो सकता है, यानी ये जो स्टॉक में आपके पास बी के 1500 यूनिट्स पड़े हैं, केजीज यूनिट जो भी हैं, ठीक है, ये अगर आप वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल ना करें ना तो कबाड़िए को बेच सकते हैं। ठीक है, अब 350 तो फिर भी क्या है, ये पास में खरीदने की कॉस्ट थी, ये संक कॉस्ट है, ये इररेलेवेंट है। हमारे लिए रेलेवेंट क्या बनने जा रहा है अब, जो स्क्रैप वैल्यू हम करेंगे फॉर गो। इसलिए मैंने वो स्टार्ट में डेफिनेशंस पढ़ाई थी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं अब सिचुएशन, ये सवाल है हमारा, सवाल है ये। ठीक है, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, एनी अदर यूज, नो, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, यस 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 यस। अब आगे सवाल, ये यस नहीं, वो सवाल में तो लिखा होगा ना यस। अब आगे सवाल में, ये अभी ये मेरा सवाल ही चल रहा है सारा, जवाब तो इधर आता है। ठीक है, अब क्या है जी, यस कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, बल्कि यूं लिख दो, कैन बी सोल्ड एट स्क्रैप एट द रेट ऑफ, कितने रुपए का बेचना है, थोड़े से पैसे, 50 रुपए, एट द रेट ₹50, स्क्रैप के तौर पे बेचना है ना, एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट। एक और चीज आ सकती है चूंकि बाद में, इसलिए अभी मैं उसको भी बीच में डाल देता हूं। वो क्या है, स्क्रैप के तौर पे 50 रुपए में कबाड़िया लेगा तो सही, लेकिन कबाड़िया कहता है पहुंचाओगे आप मेरे पास, तो मिसाल डिस्पोजल कॉस्ट इसे कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे 3 रुपए हमारे इस यूनिट, एक यूनिट को पहुंचाने के भी लग जाएंगे, तो हमें तो फिर 47 आए ना। तो जो रूल है वो ये है कि यहां पर आपने नेट स्क्रैप वैल्यू लेनी है। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो ₹50 का एक बिकेगा, बट रुपीज कितने बोले थे, 3, चलो 3 ₹3 पर यूनिट विल बी incurred on its disposal, बस will be incurred on its disposal। तो इसका मतलब, अच्छा अब पहली बात, ये सवाल है, ये क्या है जी, सवाल क्या है, मुझे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर मटेरियल भी चाहिए, वो मेरे पास रेगुलर यूज में तो नहीं है, स्टॉक में पड़ा है और रेगुलर यूज में नहीं है। हमने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यूज इट ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूज इट फ्रॉम स्टोर ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने तो ये कह दिया, आपने कहा सर रुके ना, अब यूज तो कर लें, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। मैंने कहा उसके लिए तो देखना पड़ेगा, कोई और यूज तो नहीं है, लेकिन स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है एक यूनिट 47 रुपए का, एक यूनिट 47 का। तो फिर आप कह रहे हैं ठीक है सर, इसका मतलब अगर मैं इन 1500 यूनिटों को अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लूंगा तो मैं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये स्क्रैप वैल्यू फॉर गो कर दूंगा, तो मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट मटेरियल बी के हिसाब से कितनी बन जाएगी। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल बी क्या बनी जी, ये देखते हैं अभी, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल बी क्या बनेगी जी, इधर देखो, हाँ रेलेवेंट कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल बी विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गोन। कैसे लिखूं रेलेवेंट कॉस्ट, अच्छा वो वहां लिख लूंगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गोन, यानी कि मैं कहूंगा कि एक यूनिट पर मुझे 47, ये क्या है जी, नेट स्क्रैप वैल्यू या नेट डिस्पोजल वैल्यू, ठीक है ना, नेट स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो 47 है और कितने यूनिट्स पड़े हैं, 1500 यूनिट्स पड़े हैं, तो कितनी जनाब बन गई मेरे मटेरियल बी की रेलेवेंट कॉस्ट, 70,500। ठीक है जी, यानी सवाल आपका चल रहा होगा उसमें मटेरियल ए जैसे इसी एक ही सवाल के अंदर चल रहा है, तो ए की रेलेवेंट कॉस्ट नील हो गई, बी की रेलेवेंट कॉस्ट। तो रूल क्या बना जी, रूल क्या बना, इधर आओ, पहले इधर लिख लें फिर मैं आपको नोट करने का मौका दूंगा। हमें मटेरियल चाहिए, जो बाहर से खरीदते थे वो मटेरियल हमारे पास स्टॉक में मौजूद है और रेगुलरली यूज नहीं हो रहा, तो क्या करें,
यूज कर ले वन ऑफ, समझ आ रही है? इससे स्लो क्या करूं अब मैं? यूज कर ले वन ऑफ, एक एक चीज पे एग्जांपल दे रहा हूं तसल्ली से, आराम से यूज कर ले इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। अब अगली बात, ये सवाल बताएगा हमें कि जी यूज तो कर लें लेकिन ये सोल्ड एज स्क्रैप हो सकता है, ये स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है। कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप। अगर ये स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नेट स्क्रैप वैल्यू। वेरी गुड, ठीक है, नेट स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, यही बात है ना, सही, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नेट स्क्रैप वैल्यू फॉरगोन, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने इसके लिए आपको बना दी 3 का 2, क्योंकि ये क्या है, देखो ना, ऊपर 3 है और ये उसका कौन सा सिनेरियो बन गया, बस 3 के 2 और सिनेरियोज हैं, 3 और 4, मटेरियल खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, तसल्ली से समझें, कोई जल्दी नहीं है। ये 2 काम हुए, पहले ना बहुत सिंपल थे, कहानी रिवाइज करते रहो। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर दिमाग इस्तेमाल हो रहा है ना डिसीजन मेकिंग में। आगे कॉपी पेस्ट वालों, बड़े टॉपिक गुजारे तुमने कॉपी पेस्ट वाले जी। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे मटेरियल चाहिए, अगर तो मैं खुद बना रहा हूं तो रेलेवेंट कॉस्ट बना लूं और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। साइड पे करो, परचेज की बारी आई। अगर जो मटेरियल मुझे चाहिए वो मैं बाहर से खरीदता हूं तो फिर देखो स्टॉक में पड़ा है, नहीं पड़ा तो खरीद लो, रेलेवेंट कॉस्ट इज परचेजिंग कॉस्ट। बाहर से खरीदता हूं, स्टॉक में पड़ा है लेकिन रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो फिर रेगुलर को ना छेड़ो, बाहर से खरीद लो, रेलेवेंट कॉस्ट इज परचेजिंग कॉस्ट। और फिर जंग छिड़ती है रेलेवेंट कॉस्ट निकालने की उस मटेरियल की जो स्टॉक में पड़ा है और रेगुलर यूज में नहीं। तो स्टॉक में मौजूद है लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है, तो अब अगली बात क्या आएगी? क्या कोई और यूज है? क्या स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है? तो इसका मतलब इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील। यूज करेंगे, कोई कॉस्ट नहीं पड़ी हमें, ठीक है। ये तो हमेशा क्या होती है? संक कॉस्ट। दूसरा, ये तो संक कॉस्ट थी लेकिन जो स्टॉक में पड़ा है रेगुलर यूज में नहीं है, इधर यूज करेंगे तो एक चीज फोरगो होती नजर आ रही है, स्क्रैप के तौर पे बिक सकता था। तो क्या करें? इसको बिल्कुल यूज कर लें लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नेट स्क्रैप वैल्यू फोरगोन। 50 नहीं लिया, 50 माइनस 3 47 कर लिया, ठीक है, सही है भाई। कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू करना है, करें।